साल 1950 का दशक था। बेंगलुरु के पास एक आदमखोर भालू ने दर्जन भर लोगों को मार डाला था और वहां के लोग इसे शैतान कहने लगे थे। देखिए, फिर एक दिन एक अंग्रेज शिकारी की गाड़ी खराब हो जाती है और शुरू हो जाता है शेर और शिकारी का खेल। मैं बात कर रहा हूँ कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले की। देखिए, कहानी है एक आदमखोर भालू की जिसने 50 के दशक में मैसूर में आतंक मचाया हुआ था। देखिए, इसके बारे में कहा जाता था कि इसके सर पर एक केन का निशान है और बाइबल के अनुसार केन आदम और हव्वा का बेटा था और अपने भाई को मारने के अपराध में ईश्वर ने उसे श्राप दिया है और तब से श्राप का निशान उसके माथे में जुड़ गया है। देखिए, कहानियां और भी थी। मतलब गांव वाले कहते थे कि उसने एक छोटी लड़की को किडनैप कर लिया था और जब वो लड़की चंगुल से भाग निकली तब से ही भालू आदमखोर बन गया। दर्जनों लोगों की हत्या करने के बाद उसका सामना हुआ एक शिकारी से। 1950 के टाइम के भारत के एक नामचीन शिकारी थे केनेथ एंडरसन और वो रात में बेंगलुरु से लगभग 200 किलोमीटर दूर कर्नाटक की असीर के तालुकों के पास जंगल से होकर सड़क से गुजर रहे थे। देखिए, उस समय दक्षिण भारत में जहां जहां आदमखोर शेर का आतंक होता था सबसे पहले एंडरसन को ही बुलाया जाता था और उस रात भी एंडरसन ऐसे ही एक आदमखोर के शिकार पर जा रहे थे। देखिए, रास्ता मुश्किल था और अचानक उनकी कार का एक पहिया खराब हो जाता है और गाड़ी जंगल में रुक जाती है। इलाका सुनसान था और रात नजदीक थी। एंडरसन घबरा गए क्योंकि दूर दूर तक उन्हें मदद मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। देखिए, कुछ देर बाद एक लालटेन लिया हुआ आदमी उसी गाड़ी के पास आता है। पूछने पर वो बताता है कि वो पास ही एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है जहां वो अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक 20 वर्षीय बेटा और एक बेटी थी। देखिए, आलम ने आगे पूछने पर बताया कि ये झोपड़ी दरअसल एक धार्मिक स्मारक है और वो यहाँ रहकर इसकी रखवाली करता है। उसका काम था यहाँ हमेशा एक दिया जलाए रखना और इसी काम को करने की उसे तनख्वाह भी मिलती थी। देखिए, आलम ने गाड़ी ठीक करने में एंडरसन की पूरी मदद करी और एंडरसन को अपने घर आने का न्योता भी दिया, उन्हें चाय भी पिलाई। एंडरसन ने आलम को धन्यवाद दिया और सुबह होते ही अपने रास्ते चले गए। इसके बाद एंडरसन जब भी उस रास्ते से जाते हर बार वह आलम से मिलने के लिए जरूर रुकते और कोई छोटा मोटा गिफ्ट जरूर लेकर जाते और यहीं से इन दोनों की एक अच्छी दोस्ती होती गई। देखिए, कुछ टाइम के बाद एंडरसन के पास आलम का भेजा हुआ एक पोस्ट कार्ड आता है और एंडरसन को पता था कि आलम के पास इतने पैसे नहीं हैं और गरीब होने के बावजूद भी उसने पोस्ट कार्ड भेजा है तो उसमें कुछ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज लिखी होगी। देखिए, उन्हें उर्दू नहीं आती थी। इकलौता शब्द जो एंडरसन उस पोस्ट कार्ड में समझ पाए थे वो था भालू और इसके साथ ही एंडरसन समझ गए थे कि आलम एक आदमखोर भालू की बात कर रहा है। इसके बारे में कुछ रात पहले एक पब में एंडरसन के दोस्त ने भी बताया था। इसके बाद उन्होंने अपनी विंचेस्टर राइफल निकाली और आलम के घर पे चल दिए और जब आलम के घर पहुंचे तो आलम के घर में मातम पसरा हुआ था। अब आलम ने पूरी कहानी सुनाई तो एंडरसन का दिल भर आया। आलम ने बताया कि लगभग एक हफ्ते पहले रात के वक्त जब बाकी परिवार सो रहा था उसका बेटा घर से बाहर निकला और कुछ ही दूरी पर उस पर एक भालू ने हमला कर दिया। आलम ने यह बताया कि वो एक स्लॉथ बियर था और स्लॉथ बियर भारत में पाए जाने वाले भालू की प्रजाति होती है जो सबसे ज्यादा आक्रामक होते हैं। आलम के बेटे की गर्दन पर भालू ने हमला किया था और उसके सीने को अपने भयंकर नाखूनों से फाड़ डाला था। जैसे तैसे आलम का बेटा इस जख्मी हालत में घर के पास पहुंचा लेकिन घाव इतने गहरे थे कि उसका बचना नामुमकिन था। खून को बहने से रोकने के लिए कई उपाय किए गए लेकिन बात नहीं बन पाई और आलम का बेटा सूरज उगने के साथ ही चल बसा। इसके बाद एंडरसन ने फैसला किया कि वे इस भालू को ढूंढ कर रहेंगे ताकि वो और लोगों को नुकसान न पहुंचा सके। एंडरसन ने सूरज ढलने का इंतजार किया और अपनी विंचेस्टर राइफल और टॉर्च लेकर खेतों की ओर चल दिए। इसके बाद वे अंजीर के पेड़ों के पास गए इस उम्मीद में कि इन्हें खाने के लिए भालू यहाँ आ सकता है। उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी ऑन की तो आसपास बहुत सारे जंगली जानवर दिखे। उन्होंने भागते हुए खरगोश और सियार तक देखे।
जंगली सूरों का एक झुंड भी वहां से गया, लेकिन भालू का कोई नामो निशान नहीं था। एंडरसन ने सूरज उगने तक भालू को ढूंढा, लेकिन उन्हें भालू का कोई निशान नहीं मिला। थक हार कर कुछ घंटों के लिए वे अपनी कार में सो गए और अगले दिन दोपहर में उन्होंने एक बार फिर से भालू को ढूंढना शुरू किया, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा था। इसके बाद एंडरसन वापस आलम के पास गए और उसे बताया कि शायद भालू इलाके से भाग गया होगा और वह बेंगलुरु वापस लौट गए। देखिए, बेंगलुरु पहुंचे 2 हफ्तों से भी कम का समय बीता था जब एंडरसन को जिला वन अधिकारी का एक खत मिला और खत में लिखा हुआ था कि 2 लकड़हारों पर एक स्लॉथ भालू ने हमला कर दिया है। एक लकड़हारा तो बच गया, लेकिन दूसरे की मौत हो गई और उसके सीने पर जो घाव मिले वो भी आलम के बेटे के घावों के जैसे ही थे और यह हमला आलम के घर से केवल 20 मील की दूरी पर हुआ था। इसके बाद एंडरसन को शक होता है कि ये वही भालू हो सकता है जिसने आलम के बेटे को मारा था और इसके साथ ही एंडरसन एक बार फिर भालू की तलाश में घर से निकल पड़े। देखिए, शिकार में ज्यादा वक्त लग सकता था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि कुछ दिन वो आसपास के ही इलाके में रहेंगे। वे जंगल में मैसूर के वन विभाग के क्वार्टर में रुके। देखिए, इस बीच में एक और घटना हुई। एक छोटा लड़का जंगल के पास खेल रहा था और उसका भाई बकरियां चरा रहा था, लेकिन कुछ देर बाद लड़के ने अपने भाई को चिल्लाते हुए सुना, भागो भागो भालू। इसके बाद वो छोटा बच्चा एंडरसन के क्वार्टर तक पहुंचा और रोते हुए बोला कि मेरे बड़े भाई को बचा लीजिए। इसके बाद एंडरसन उस छोटे लड़के के साथ जंगल में जाते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद खतरा होने के अंदेशे से उस छोटे लड़के को वो वापस क्वार्टर में बिठा के दोबारा जंगल की तरफ चलने लगते हैं, जिसके बाद उन्हें एक कमजोर सी आवाज सुनाई देती है और आवाज का पीछा करते हुए वे एक पेड़ के नीचे पहुंचते हैं। ये कराहती आवाज थी उस बच्चे के बड़े भाई की। लड़का जख्मी हालत में गिरा पड़ा था, उसके गाल की हड्डियां फ्रैक्चर हो गई थी, चेहरे से मांस अलग हो गया था और चेहरा नीला और सूजा हुआ था। उसका पेट खुला हुआ था और सारे अंग बाहर आए हुए थे। लड़का हल्के हल्के होश में था और एंडरसन को पता था कि इसके जिंदा रहने की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो उसे पीठ पर लेकर किसी मदद की उम्मीद में चल निकले। और एंडरसन यहाँ पर लिखते भी हैं, मैं फिर कभी इतनी भयानक यात्रा का अनुभव करना नहीं चाहता। देखिए, एंडरसन खून में भीगे हुए लड़के को उठाते हुए चल रहे थे। रात काफी हो चुकी थी और भालू के साथ साथ बाघ का खतरा भी बना हुआ था। चलते चलते थोड़ी दूर पर एक पत्थर से टकराकर वो जोर से गिर पड़े और उन्होंने महसूस किया कि उनके टखने की हड्डी टूट चुकी है और उस टूटी हुई हड्डी अब कोई भी वजन सहन नहीं कर सकती थी। लेकिन वो उस घायल लड़के को वहां अकेले मरने के लिए छोड़ना नहीं चाहते थे। इसके बाद एंडरसन ने सुबह होने तक यहीं बैठने का फैसला किया। सुरक्षा के लिए उनके पास अपनी राइफल थी। सुबह होने से ठीक पहले उस लड़के की सांसें बंद हो गई। दोपहर तक एक वन अधिकारी ने उन्हें ढूंढ लिया। एंडरसन को एक अस्पताल ले जाया गया और लड़के की लाश को उसके परिवार को सौंप दिया गया। देखिए, अस्पताल से घर आने के कुछ ही दिनों बाद एंडरसन ने दोबारा से भालू को ढूंढना शुरू किया। उनका पैर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, आराम की जरूरत थी, लेकिन उनके सर पर भालू को मारने का जुनून सवार था। कुछ रोज बाद वो दोबारा जंगल में गए और एक बड़े से पेड़ के नीचे कुर्सी लगाकर बैठ गए। उन्हें उम्मीद थी कि भालू वहां आएगा। ऐसा हुआ भी। रात के ठीक 11 बजे एंडरसन ने गुर्राहट और सरसराहट की आवाज सुनी। उन्होंने इंतजार किया और कुछ देर बाद एक बड़ा काला भालू पत्तों की झुरमुट के बीच से होकर आता हुआ दिखाई दिया। देखिए, भालू अब करीब आ चुका था और आसपास पेड़ों के नीचे गिरे अंजीर खाने लगा था। एंडरसन को हफ्तों से इसी पल का इंतजार था। उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी भालू पर डाली। भालू अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और जोर से गुर्राया। देखिए, भालू बहुत खूंखार था और गुस्से में था। एंडरसन ने एक सटीक निशाना लगाते हुए गोली चलाई और वो सीधे जाकर लगी भालू के सर पर और भालू वहीं गिर गया। और इस तरह से मैसूर के आदमखोर भालू का अंत हो गया। देखिए, जब तक एंडरसन ने उस आदमखोर भालू को मारा था, तब तक वो इलाके के दर्जन भर लोगों की हत्या कर चुका था और 24 लोग उसके हमले से घायल हो चुके थे।
देखिए एंडरसन ने अपनी किताब में लिखा, भालू आमतौर पर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन मैसूर का वो भालू प्रचंड हत्यारा बन चुका था, इसलिए उसकी मौत जरूरी थी। देखिए एंडरसन ने इसके बाद भी कई आदमखोर जानवरों का शिकार किया, लेकिन मैसूर का आदमखोर भालू उन्हें हमेशा याद रहा। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आप ये कहानी दुनिया में किस जगह से सुन रहे हैं। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।